अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लेसन नंबर 35 में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमने 33 से शुरू किया, 34 में कंटिन्यू किया और आज 35 में। आज हमारा ये टॉपिक एंड हो जाएगा। तो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक में हमने पढ़ना क्या है? हमने पढ़ना ये है कि वैलिडिटी इन एक्सपेरिमेंट। इसका मेन टॉपिक ये है कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कितना वैलिड है, ठीक है। तो उसको जज करना है हमने। तो हमारे पास ये दो किस्म की वैलिडिटी होती हैं। वैलिडिटी होती क्या है कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर कौन कौन से अवामिल असरअंदाज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दो किस्म के अवामिल होते हैं। एक इंटरनल होते हैं। इंटरनल वो अवामिल होते हैं जो लैब के अंदर ही मौजूद होते हैं और उनकी वजह से हमारे एक्सपेरिमेंट में जो फ़र्क आता है वो इंटरनल वैलिडिटी कहलाती है। जो लैब से बाहर के अवामिल हैं, मिसाल के तौर पर जिस माशरे में वो बंदा रह रहा है या उसको बाहर से कोई थ्रेट मिलती है, इस किस्म के जो अवामिल होते हैं वो एक्सटर्नल वैलिडिटी कहलाते हैं। तो साथ साथ हम इसको पढ़ेंगे जो फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल वैलिडिटी। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे जो लैब के अंदर की वैलिडिटी है उसको कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहले ये जी हिस्ट्री इफ़ेक्ट। हिस्ट्री इफ़ेक्ट में क्या है जी, जो हमारा बैकग्राउंड है, जो हमारे इदारे का बैकग्राउंड है, हमारा बैकग्राउंड है, या हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें जो बैकग्राउंड इस्तेमाल हो रहा है उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आ रहा है उसको हम हिस्ट्री इफ़ेक्ट कहते हैं। नंबर 2 पे जी मैचुरेशन इफ़ेक्ट। मैचुरेशन इफ़ेक्ट क्या होता है? ये नाम तो बड़ा कम्प्लिकेटेड किस्म का है, लेकिन इससे आपने परेशान नहीं होना। ये क्या होता है कि टाइम के साथ साथ हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या तब्दीलियाँ असरअंदाज हो रही हैं, ठीक है। उसकी वजह से उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट आ रहा होता है वो मैचुरेशन इफ़ेक्ट कहलाता है। नंबर 3 टेस्टिंग इफ़ेक्ट्स। टेस्टिंग इफ़ेक्ट में क्या है कि हम एक डेटा इकट्ठा करते हैं प्री टेस्ट, जो एक्सपेरिमेंट करने से पहले लेते हैं, और एक डेटा हम लेते हैं पोस्ट टेस्ट, जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम डेटा लेते हैं। तो दरमियान में लाजमी बात है हम टेस्ट उसके ऊपर करते हैं। एक एक्सप्लेनेशन में आपको इसको समझाता हूँ। एक हमारे पास एक ग्रुप है, उससे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ली, फिर उसको हर मूवी दिखाई, फिर उसके बाद हमने उससे इन्फॉर्मेशन ली। तो जो इन दोनों के दरमियान इफ़ेक्ट आएगा उसको हम टेस्टिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। हमने उनके ऊपर टेस्ट किया हर मूवी दिखा के, और इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आएगा उसको हम टेस्टिंग इफ़ेक्ट कहेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे आ गए जी इंस्ट्रूमेंटेशन इफ़ेक्ट। हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन इफ़ेक्ट क्या है जी, जो हम आलात इस्तेमाल कर रहे हैं। होता क्या है, ज़्यादातर हम एक क्वेश्चनरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या उसके ऊपर आप अगर लेबॉर्ट्री की मिसाल ले हम किसी चीज़ की अब वेट मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो वेट मेजर करने वाली जो मशीन है उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आ रहा होता है उसको हम इंस्ट्रूमेंटेशन इफ़ेक्ट कहते हैं। नंबर 5 जी सिलेक्शन बायस इफ़ेक्ट। बायस क्या होता है जी? बायस होता है जी हमारे पास हो एरर होता है, जो हम खुद गलतियाँ कर रहे होते हैं, जो एरर की वजह से गलतियाँ आ रही होती हैं, इसकी वजह से जो हमारे एक्सपेरिमेंट पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसका हम सिलेक्शन बायस इफ़ेक्ट कहते हैं। नंबर 6 जी स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। ये ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमारी वैल्यूज़ को रैंडमली इफ़ेक्ट कर रही होती है, साथ साथ चलती रहती है, और हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे पास मेज़रमेंट है, वेरिएबल्स हैं, उनको साथ साथ उनकी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करती रहती है, और इसको ढूंढना या इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर ये लास्ट मिसाल दी, लाइकवाइज दोज विद हाई स्कोर्स ग्रेटर टेंडेंसी, मतलब जिनने ज़्यादा स्कोर किए हैं वो उनकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। नंबर 7 मोरालिटी। मोरालिटी क्या है? हमारे सब्जेक्ट का एक जो हम स्टडी कर रहे होते हैं जिसके ऊपर, उसका एक मोराल होता है। उस मोराल की वजह से जो इफ़ेक्ट आ रहा होता है उसको हम मोरालिटी कहते हैं। नंबर 8 जी मैकेनिकल लॉस इफ़ेक्ट। जो हम इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो फेल हो जाता है, जो गलतियाँ देना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आता है वो मैकेनिकल लॉस इफ़ेक्ट कहलाता है।
नंबर 9 जी आखिरी टॉपिक इसका है एक्सपेरिमेंटर एक्सपेक्टेंसी। मतलब हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और हमारा जो जवाब आता है वो कुछ और आ जाता है। ठीक है, वो जवाब आता क्यों है हमारी उम्मीद के ख़िलाफ़। मिसाल के ऊपर हमारे जो रिस्पोंडेंट होता है उसको कोई बाहर से थ्रेट मिलती है, या वो माहौल की वजह से, अंदरूनी माहौल की वजह से उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट आता है और हम उसे और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो हमें कुछ और जवाब दे रहा होता है, या वो डबल माइंडेड हो जाता है। इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आता है वो एक्सपेरिमेंटर एक्सपेक्टेंसी इफ़ेक्ट कहलाता है। जो हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा था वो क्या था जी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है, जो हमारे लैब के बाहर की वजह से जो अवामिल असरअंदाज हो रहे होते हैं वो एक्सटर्नल वैलिडिटी कहलाते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी होते अक्सर कम है, ये ज़्यादातर हमारे पास जो होते हैं वो इंटरनल वैलिडिटी होते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत कम होते हैं लेकिन ये भी असरअंदाज होते हैं। ठीक है, उसके बाद जी रिएक्टिविटी आर थ्रेट टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। हमारे जो जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं उसको अगर पैर से थ्रेट मिल जाती है, उसकी वजह से वो हमें कुछ और जवाब देना शुरू हो जाता है, या वो अपनी असल ज़िंदगी में कुछ परेशानी की वजह से हमें सही जवाब ना दे सके, तो ये रिएक्टिविटी है। ठीक है, उसके बाद इथिकल इशू इन लैब एक्सपेरिमेंट। लैब एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, इथिकल इश्यूज़ क्या आ रहे होते हैं। इस इथिकल इशूज़ हम शुरू में पढ़ के आए हैं, शुरू वाले टॉपिक में, ये उसी किस्म के एक्सपेरिमेंट होते हैं। इथिकल इशू होते क्या हैं। इथिकल इशू क्या होते हैं कि प्रेशर आपके ऊपर जो होता है, उस प्रेशर की वजह से जो आप गलती करते हैं उसकी वजह से ये इथिकल इश्यूज़ आते हैं। ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर की वजह से आप कुछ और एक्सपेरिमेंट में गलतियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो वो एथिकल इश्यूज़ में शामिल है। आस्किंग डिमांडिंग क्वेश्चन आस्किंग डीमीनिंग क्वेश्चन, मतलब हमारे पास जो सवाल है उसका मतलब और है लेकिन हमने पूछना और है, उसकी वजह से ये भी एक एथिकल इशू बन गया ना। उसके ऊपर डिसीविंग सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद एक्सपोजिंग पार्टिसिपेंट, not allowing subjects to withdraw from experiment when they want to try। वो तब्दील करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी कर नहीं सकते। और उसके बाद जो रिसर्च के डिसएडवांटेज आ रहे होते हैं पार्टिसिपेंट की वजह से, वो ख़ुद पसंद नहीं कर रहा होता लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, ये भी एक इथिकल इशू है। उसके बाद एक्सपोजिंग, उसको एक्सपोज कर देना, या माहौल की वजह से वो ख़तरा महसूस करना, उसकी थ्रेट आना, वो भी इथिकल इश्यूज़ है। उसके बाद उसको ब्रीफ ना करना जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसको, ये भी अनएथिकल इशू है। उसके बाद उसकी कोई सिक्योरिटी या कोई प्राइवेसी का ख्याल ना रखना। उसके बाद विदाउट होल्डिंग बेनिफिट्स, उसको बेनिफिट्स का पता ना होना, ये सब जो है ये एथिकल इश्यूज़ आ रहे होते हैं। उसके बाद ह्यूमन सब्जेक्ट कमेटी। ह्यूमन सब्जेक्ट कमेटी क्या है जी, जो रिसर्चर होता है हमारा, ये उसको तमाम हकूक़ फराहम कर रही होती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पार्टिसिपेंट जो है उसको ये तमाम हकूक़ मुहैया कर रही होती है। उसके मतलब ये इथिकल इश्यूज़ जो हैं वो ये उनको ख़त्म कर रही होती है। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।